हेलो दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। शाम को समय डेली इसी समय भारत का भूगोल पढ़ते हैं और मॉर्निंग टाइम को राजस्थान का भूगोल। तो भारत का भूगोल में अपन पढ़ रहे हैं भारत के भौतिक प्रदेश, और उन भौतिक प्रदेशों में अपन ने सबसे पहले हिमालय प्रदेश को पढ़ा है। ये भारत का भूगोल, इसमें अपन ने सबसे पहले हिमालय प्रदेश को पढ़ा है। हिमालय प्रदेश को 3 भागों में बांट करके अपन ने अध्ययन किया था। संपूर्ण भारत को भौतिक प्रदेशों में आपको याद है 4-5 भागों में बांट करके अपन ने अध्ययन किया था। हिमालय प्रदेश, फिर उत्तर का विशाल मैदान के रूप में, फिर प्रायद्वीपीय पठार के रूप में, मैदानी प्रदेश और तटीय मैदानी प्रदेशों के रूप में, और द्वीप समूह के रूप में। ठीक है, सबसे पहले हमने हिमालय प्रदेश को लिया। हिमालय प्रदेश को भी 3 भागों में बांट करके अपन ने अध्ययन किया। पहला है महा हिमालय, दूसरा है लघु हिमालय, और तीसरा है उप हिमालय। उप हिमालय या शिवालिका के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस लघु हिमालय को मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ लिख देता हूँ, ये शिवालिका और यहाँ लिख देता हूँ मध्य हिमालय। ठीक है, मां हिमालय को अपन ने पूर्ण रूप से पढ़ लिया है। अभी पूरा हिमालय प्रदेश को पढ़ने के बाद में इस हिमालय प्रदेश में विकसित होने वाली नदियों के बारे में और इस हिमालय प्रदेश में बनने वाले दर्रों के बारे में बात करेंगे। इस हिमालय प्रदेश में कौन कौन सी प्राकृतिक झीलें विकसित हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन इसी प्रकार से बन करके आता है। तो अभी तो अपन केवल एक सामान्य रूप में जानकारी के लिए हिमालय प्रदेश को पढ़ रहे हैं, और हिमालय प्रदेश में कौन कौन सी पर्वत चोटियां हैं, कहाँ पर है, कितना विस्तार है, इस प्रकार से अध्ययन करते हैं। तो महा हिमालय को पढ़ लिया है। हिमालय प्रदेश का सबसे ऊंची चोटियों वाला पर्वतीय प्रदेश है, और इसमें माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंची पर्वत चोटियां हैं, जिनकी जो ऊंचाई समुद्र तल से ऊंचाई है वह 6000 मीटर से अधिक ऊंची है, और अधिक ऊंचाई होने के कारण तापमान की कमी पाई जाती है और हमेशा बर्फ से ढकी हुई रहती है। चलो दूसरे नंबर पर लिखते हैं, पढ़ते हैं लघु हिमालय। लघु हिमालय ये दूसरा नंबर का लघु हिमालय। देखो, राजस्थान के भूगोल के समान ही भारत का भूगोल भी बड़ा महत्व रखती है, और अपने इंडिया से संबंधित जितने भी रेलवे से होने वाले कंपटीशन है, और कोटा यूनिवर्सिटी में भी इससे संबंधित जो कोर्स चल रहा है उसमें भी क्वेश्चनों को हल करने के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। साथ ही साथ राजस्थान में होने वाले कंपटीशन जैसे आरपीएससी के जितने भी कंपटीशन है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इधर से रेट है, और पीटीटी है, और कितने प्रकार के कंपटीशन जितने भी हैं उन सब में
राजस्थान के भूगोल के समान ही भारत का भूगोल से संबंधित भी फिजिकल पार्ट्स ऑफ ज्योग्राफी के ये जरूर आते हैं और इनको समझते हुए पढ़ना है। बिल्कुल स्लो स्पीड में अपन ने ये क्लास बना रखी है, उनको रिपीट करके एक एक चीज़ को नोट करते हुए चलना है ताकि अच्छी तरह से समझ में आ चुके। और बिल्कुल स्लो स्पीड में अपन ने बना रखा है, छोटे क्लास है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, एक दो घंटे की क्लास चलती हो जिससे क्या बोरिंग महसूस होती है। अपन ने एक छोटी क्लास बनाई है जिससे एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए, उसको रिपीट करके पढ़ते रहे, एक दो बार पढ़ने से बिल्कुल याद हो जाती है। और मैं इनको पढ़ने के साथ साथ में आपको यहीं पर याद कराने की कोशिश करता हूँ। एक एक चीज़ को आप साथ के साथ याद करते चलें, एक एक चीज़ को दो दो तीन तीन बार बोलता हूँ, अच्छी तरह से समझना। तो चलते हैं लघु हिमालय की तरफ और अपने दोस्तों को भी ये क्लास शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि क्लिक करते ही अपनी क्लास ओपन हो जाए और अधिकतर बच्चों तक पहुंच जाए। अपना उद्देश्य है कि अधिक से अधिक बच्चों तक ये पहुंचे। लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में है। पहली विशेषता है कि ये महान हिमालय के दक्षिण में है। ठीक है। दूसरी विशेषता है कि महान हिमालय और शिवालिका के मध्य है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से छोटी सी चीज को भी हमने नहीं छोड़ा है। इसको महान हिमालय के दक्षिण में भी पूछ सकता है, इसको इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि महान हिमालय और शिवालिका के मध्य कौन सी हिमालय पर्वत, कौन सा हिमालय मिलता है? लघु हिमालय। ठीक है। और क्या विशेषता मिलती है? इसकी औसत ऊंचाई, समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है? 4500 मीटर। 4500 मीटर की ऊंचाई इसकी औसत ऊंचाई है और लगभग 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली ये पर्वत चोटियां होती है। ठीक है। यानी कि 1500 मीटर से 6000 मीटर तक इनकी ऊंचाई होती है। अधिक ऊंचाई होने के कारण ये पर्वत चोटियां केवल शीतकाल में ही बर्फ से ढकती है और ग्रीष्मकाल में तापमान वृद्धि के साथ साथ ही ये नग्न हो जाती है, अर्थात इसका बर्फ पिघल करके नदियों में प्रवाह हो जाता है। ठीक है। तो इसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई 4300 मीटर है। 1500 से 6000 मीटर की ऊंचाई वाली पर्वत चोटियां हैं। अब इनकी जो पर्वत चोटियां कौन कौन सी है? इन पर्वत चोटियों को ये पर्वत चोटियां, पहली पर्वत चोटी है
धौलागिरी, दूसरी है धौलागिरी, नागटिब्बा, पीर पंजाल, नाग, तीसरी है टिब्बा, चौथी है पीर पंजाल। पीर पंजाल ये इस लघु हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं, पर्वत चोटियां हैं। ठीक है, तो ये पर्वत चोटियां में समतल मैदानी क्षेत्र इनके बीच में विस्तृत है। वहाँ पर कुछ पर्यटक स्थल विकसित है, उनको उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इस क्षेत्र में कौन से स्वास्थ्य वर्धक केंद्र बने हैं? तो ये पांचवा लिख देता हूँ यहाँ। स्वास्थ्य वर्धक स्थान, स्वास्थ्य वर्धक स्थान कौन कौन से स्वास्थ्य वर्धक स्थानों का विकास हुआ है और वहाँ पर गर्मी के दिनों में लोग घूमने जाते हैं। तो स्वास्थ्य वर्धक स्थानों में पहला है नैनीताल, नैनीताल, दूसरा है दार्जिलिंग, और तीसरा है नैनीताल, दार्जिलिंग, शिमला, रानीखेत, अल्मोड़ा, शिमला, रानीखेत, और अल्मोड़ा, ये स्वास्थ्य वर्धक स्थान है। कहाँ के? लघु हिमालय प्रदेश में ये स्वास्थ्य वर्धक स्थान है, क्योंकि शीतकाल में तो यहाँ पर बर्फ जम जाती है। तो कुछ लोग बर्फ में भी आनंद लेने के लिए यहाँ पर पर्यटक के रूप में जाते हैं, परंतु गर्मियों में जरूर जाते हैं, क्योंकि यहाँ का तापमान कम रहता है और कम तापमान के लिए लोग यहाँ पर चले जाते हैं और स्वास्थ्य के लिए भी एक तरह से शुद्ध वातावरण विकसित होने के कारण स्वास्थ्य वर्धक स्थान के रूप में ये विकसित है और इस प्रकार के ये इन क्षेत्रों में लोग जाते हैं। तो इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि नैनीताल, दार्जिलिंग, शिमला, रानीखेत, अल्मोड़ा, इनमें से कोई सा भी एक उठा करके पूछ लेता है कि कहाँ पर है लघु हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, तो ये लघु हिमालय वाला भाग हो गया। अपन तीसरे नंबर का हिमालय प्रदेश का तीसरा भाग स्टार्ट करते हैं। तो तीसरा है उप हिमालय। उप हिमालय, उप हिमालय को शिवालिका के नाम से भी जाना जाता है। शिवालिका के नाम से भी जाना जाता है। शिवालिका की विशेषता, पहली विशेषता है
कि ये हिमालय प्रदेश के दक्षिण में छोटी पहाड़ियां हैं। ठीक है, छोटी पहाड़ियां हैं। इनका निर्माण नदियों के निक्षेप से माना जाता है। और विशेषता क्या है? संपूर्ण हिमालय प्रदेश से यहाँ भूसंकलन सर्वाधिक आता है। भूसंकलन की समस्या सबसे ज्यादा यहाँ होती है। भूसंकलन क्या होता है? पर्वतीय ढालों पर वर्षा ऋतु में ऊपरी चट्टानें खिसक करके या तीव्र अपरदन के कारण भूमि अधिक मात्रा में नीचे की ओर तीव्र गति से आ जाने के कारण कितनी बार एक तरह से रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। प्राकृतिक रूप से बड़ी बड़ी चट्टानें ऊपर से नीचे की ओर खिसकना प्रारंभ कर देती है। तो ऐसे प्राकृतिक आपदा के रूप में है और इस आपदा को भूसंकलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार इसका जो माना जाता है कि शिवलिंगम के स्थान पर इंडो ब्रह्मा वेदिकालीन नदी है। इंडो ब्रह्मा नदी बहती थी। पहले इसके स्थान पर इंडो ब्रह्मा नदी बहती थी, इस प्रकार से माना जाता है। और इन उप हिमालय शिवालिका पहाड़ियों की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी मानी जाती है? ये ऊंचाई है 600 मीटर से 1500 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियां हैं और ये अस्थिर चट्टानों से निर्मित है, इसलिए वर्षा के दिनों में नीचे खिसकने का भय बना रहता है। ठीक है, तो ये ऊंचाई इसकी इस प्रकार से है और 8 से इनकी चौड़ाई 8 किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। ठीक है, इसके पहाड़ियों के मध्य घाटियां हैं। उप हिमालय या शिवालिका में पहाड़ियों के मध्य घाटियां बनी हुई है। तो
इन घाटियों को पूर्व में दून तथा पश्चिम में द्वार। जो इन पहाड़ियों के मध्य घाटियां है, उन घाटियों को पूर्व में दून कहा जाता है और पश्चिम में द्वार कहा जाता है। और इनके नाम पर ही हरिद्वार और देहरादून नाम पड़ा है। यहां देता हूं, हरिद्वार और देहरादून, इन घाटियों के कारण ही इनका नाम हरिद्वार व देहरादून नाम पड़ा है। तो इस प्रकार से हमने आज लघु हिमालय और उप हिमालय के बारे में इस प्रकार से जानकारी प्राप्त करी। अब इस हिमालय प्रदेश में बनने वाले दर्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। दर्रे क्या होते हैं? दो पहाड़ियों के मध्य जो सकरा रास्ता है उसको दर्रे के नाम से जाना जाता है। और दर्रों से संबंधित कितनी बार क्वेश्चन बन कर आ जाता है कि दर्रे क्या है, कौन सा दर्रा किस नाम से जाना जाता है, कौन कौन से रास्तों को जोड़ता है, कौन से राज्य में है। इस प्रकार से इनसे संबंधित अध्ययन करेंगे अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद।